यह समाज वर्गों में बटा है। एक तरफ वह लोग हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत करके उत्पादन करके अपने परिवार का और देश का भरण पोषण करते हैं। दूसरा वर्ग वह लोगों का है जो धूर्त है, चालाक है और शोषक तबका है, जो कि इन्हीं गरीबों मेहनतकशों का धन दौलत शोषण कर अपना जीवन अर्जन करते हैं। शोषक और शोषित ये दो तबके हैं, दोनों के बीच संघर्ष चलता है और इस संघर्ष का आज चरम रूप है भारत में जो दिख रहा है। सत्ता के सिंहासन पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जो कि इन्हीं धूर्तों, शोषकों, अत्याचारियों का गिरोह है। यह गिरोह लगातार नए नए नियम बनाकर मेहनतकशों और यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। शोषित उत्पीड़ित तबके के बीच जो एक मजबूत खंभा बनकर खड़ा हुआ है रक्षा के लिए, वह है सीपीआई माओवादी। अब स्थिति ये है कि सीपीआई माओवादी और भारत की यह धूर्त सत्ता दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर चल रही है। इस टक्कर में हजारों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अगर हम और पीछे जा कहें हम तो लाखों लोग इसमें ने अपनी जान गंवाई है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इन दिनों जो भारत के अंदर इस संघर्ष का नया स्वरूप दिख रहा है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा और इस पर हम देखेंगे किस तरह से चीज़ें चल रही है। छत्तीसगढ़ मुख्य केंद्र बन गया है मेहनतकशों के आंदोलन का, जहां पर कि मजबूती से लोग लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसीलिए भारत सरकार के लिए भी, जो धूर्तों की सरकार है उसके लिए भी एक चैलेंजिंग बन गया है। इसको ख़त्म कर देंगे तो प्रभाव से ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल यही कारण है कि माओवादियों पर लगातार एक के बाद एक हमले सुनियोजित करते चले जा रहे थे। कभी 30, कभी 32, कभी 28, कभी 22 माओवादियों की एक दिन में हत्याएं हो रही थी, क्योंकि वे लगातार शांति की बात कर रहे थे। जब शांति की बात हुआ है, माओवादियों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का लेवल इतना बड़ा है जो पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ था, और वो था माओवादियों के महासचिव की शहादत, उनकी हत्या। बासव राज की शहादत ने शासक वर्ग में एक उत्साह का संचार किया, तो वहीं मेहनत की जनता के बीच में भी एक जोश भरा कि हमारे लोग, तुमने हत्या किया है, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, और वो लड़ पड़े। यही कारण है कि जिन गुंडों ने बासव राज जैसे महासचिव की हत्या किया था, नेताओं की हत्या किया था, उनके साथ के 27 और अन्य कॉमरेडों की हत्या किया था, वे वही डीआरजी, वही जो सिपाही थे, कभी वो रोने लगे कि हमारे इतने अच्छे लोगों की हत्या कर दी गई है। यही से एक चीज़ें जो भ्रम फैला शासक वर्गों में, वो डीआरजी को जिस तरह से आगे बढ़ा करके माओवादियों को मार रहे थे, क्योंकि डीआरजी का बड़ा हिस्सा वही लोग हैं जो कि माओवादी से समर्पण करके वापस आए हैं। अब इस पर भरोसा उन पर भी दिखता जा रहा है, क्योंकि बासव राज की शहादत के बाद डीआरजी के खेमे में भी एक खलबली मची है कि हम आखिर मार किसको रहे हैं। बहरहाल माओवादियों ने अपने महासचिव की हत्या के बाद तुरंत पलटवार किया और इस गुंडों के गिरोह के एक सरगना एएसपी को मार गिराया, बम से उड़ा दिया। इसके साथ ही 2 डीआरजी जो बासव राज को मारने के लिए गए थे, उसमें वो भी मारे गए। इसके बाद तुरंत बाद 3 मुखबिर की हत्या की गई, और ये मुखबिर की हत्या के बाद शासक वर्ग थर्रा उठा। यही कारण है कि 1 महीने के बाद इन हत्याओं के बाद शासक वर्ग के खेमे में खलबली मची और वो एक बार थम से गए। ये डीआरजी के जवान जो बहसी दरिंदे की तरह माओवादियों को ढूंढते फिरते थे, इनको भी समझ में आ गया कि बात वह नहीं है जो सरकार कह रही है, और उनके इशारे पर वे उन लोगों की हत्या कर रहे हैं जो उनके ही लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ही, उनके परिवारों के लिए ही, उनके भविष्यों के लिए, उनके समुदायों के लिए ही लड़ रहे हैं, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद जो एक चीज़ साफ हुआ वो यह कि 1 महीने तक लगातार इन दरिंदों का अभियान थम सा गया, लेकिन एक बार फिर ये बहसी दरिंदे
फिर से जंगल में घुसे हैं। ये परसों की बात है और एक माओवादी, उनके हिसाब से एक माओवादी की हत्या उन्होंने किया है। कहना मुश्किल है कि ये माओवादी थे या फिर आम जनता थी, यह भी एक सवाल है। ये मुठभेड़ था या फर्जी मुठभेड़ था, यह भी एक सवाल है, क्योंकि ये शासक वर्ग कभी सच नहीं बोलता, हमेशा झूठ बोलता है और अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहता। धूर्तों की ये टोली नृशंस हत्यारे हैं और ये जनता के कभी भले, कभी उनके हित की बात नहीं सोचते हैं। यह केवल और केवल अपना हित, कारपोरेट घरानों का हित ही सोचते हैं और उसके लिए ही वो सारा कुछ काम करते हैं। यही कारण है कि इनको पैसा मिलता है, अफरात पैसा मिलता है, लाखों की सैलरी मिलती है, इसके अलावा और बहुत कुछ मिलता है। अर्थात ये लोग भाड़े के हत्यारे हैं और भाड़े के हत्यारे देश के उन लोगों की हत्या कर रहे हैं जो कि देश की जनता के लिए वास्तव में काम कर रहे हैं। मैंने एक माओवादियों से पूछा था कि आपको कितना सैलरी मिलता है, तो वे बताए कि भाई सैलरी क्यों मिलेगा, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमें सैलरी कौन देगा। उनको सैलरी नहीं मिलता। और एक पुलिस से पूछिए उनको सैलरी कितनी मिलती है, बता देंगे कि लाखों में, हज़ारों में मिलती है और वो पैसे के लिए काम करते हैं। उनकी सैलरी अगर 2 महीने बंद कर दी जाएगा तो राइफल छोड़ कर भाग जाएंगे और लड़ने नहीं जाएंगे। अर्थात ये भाड़े के गुंडे हैं, भाड़े के हत्यारे हैं जो पैसा पर सारा काम करते हैं, पैसा लेकर के ही हत्या करते हैं। ये भाड़े के हत्यारे हैं, भाड़े के गुंडे हैं। जंगलों में फिर से ये डीआरजी और जो भी इनके हत्यारे हैं, भाड़े के हत्यारे, एक बार फिर घुसे हैं माओवादियों को मारने के लिए इंद्रावती टाइगर्स रिजर्व टाइगर्स क्षेत्र में। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि यह लोग घुस तो जरूर गए हैं, लौट भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे यह भी एक सवाल होगा, और लौटेंगे भी किस हालत में लौटेंगे ये भी सवाल है। क्योंकि माओवादियों ने इन महासचिव की हत्या के बाद से एक भी पत्र शांति के लिए नहीं दिया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब माओवादी शांति की बात करते हैं तो सरकार इसे कमजोरी समझती है। ये धूर्तों की सरकार जो है कमजोरी समझती है। वो यह नहीं समझता है कि अगर वो शांति की मांग कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण है, और अगर ये मांग नहीं मान रहे हैं ये इनका सबसे बड़ा सेटबैक है। ये भाड़े के हत्यारों का जो फौज है, यह लोग सोचते हैं कि ये माओवादी कमज़ोर पड़ गया क्योंकि वार्ता की बात कर रहा है। नहीं, एक्चुअली जब ये मजबूत होते हैं तब भी ये वार्ता की ओर जाते हैं। जब ये कभी कमज़ोर नहीं होते। अगर आप इनके एक लोगों की हत्या करते हैं तो इनके बदले में 10 लोग और खड़े हो जाते हैं। यही कारण है पिछले दिनों जब सुधाकर की हत्या हुई थी, उनके बाद उनके साथ एक चिट्ठी की बरामदगी की बात कही गई थी। उस बरामदगी चिट्ठी में यह बताया गया था कि भर्तियां हो रही हैं, 130 माओवादियों की भर्तियां हुई है। तो 130 माओवादियों की बेशक उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ सचमुच में लड़ाकू हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भर्तियां हो रही है। सरकार जो दावे कर रहे थे कि माओवादियों में भर्तियां बंद हो गई है, कोई भर्ती नहीं हो रहा है, लोग डर के मारे भाग रहे हैं, ऐसी कोई बात उस चिट्ठी से सामने नहीं आई। अगर भर्तियां हो रही है तो निश्चित तौर पर माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र और बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ पर गौर किया जा सकता है, और वह यह कि अगर आप माओवादियों की हत्या करते हैं तो क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं, वो बिना पैसे का काम करते हैं, अपना सारा जीवन, सारा ताकत लगा करके और बिना किसी स्वार्थ, निजी स्वार्थ के काम करते हैं। अगर उनकी हत्या होती है समाज पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समाज के लोग उसके लिए अपने आप को दोषी मानते हैं और कहीं न कहीं वो फिर से उनके साथ जुड़ने की बात करते हैं। अगर आप सलवा जुडूम की बात करें, सलवा जुडूम के दरमियान में बहुत सारे गाँवों को हज़ारों गाँवों को उजाड़ दिया गया था, आग लगा दिया गया था, हज़ारों महिलाओं के साथ रेप किया गया था, हज़ारों लोगों की हत्याएँ की गई थी, और इसका परिणाम ये हुआ था कि पूरी तादाद जो है माओवादियों के साथ जुड़ गई थी। जो माओवादी 500 की संख्या में घुमा करते थे उसकी संख्या बढ़ के 55,000 हो गई। और अब जब फिर एक बार फिर जब ये लोग सरकार के साथ मिलकर के डीआरजी, बस्तर फाइटर जैसा गुंडा गिरोह, हत्यारों के गिरोह बना करके फिर से हमला कर रहा है, इसका भी एक इसी रूप में सेटबैक होगा कि जो 55,000 की फौज थी कहीं बढ़कर 1.5 लाख ना हो जाए। ये तो एक तस्वीर का एक पहलू है। दूसरी पहलू एक और चीज़ है, और वो यह है कि जिस तरीके से सरकार दुष्प्रचार फैला रही है या बातें कर रही है कि
माओवादियों के बसवराज की महासचिव बसवराज की शहादत के बाद, उनकी मौत के बाद अब कोई भी नया महासचिव बनने के लिए योग्य नहीं है या कोई है नहीं, सब डर गया है, भाग गया है। तो ऐसा नहीं है, अभी फिर से तपिश शुरू हो गया है। जब से ये एएसपी की हत्या हुई है, 3 मुखबिर की हत्या की गई है और पूरी ताकत से अच्छा, मुखबिर की हत्या ऐसा नहीं हुआ कि आया लोग मुड़ी काट के चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बाकायदा पब्लिक कोर्ट लगाया गया बीजापुर में और पब्लिक कोर्ट लगा करके वहाँ पर उनको सज़ा सुनाया गया, जिसका मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। उसका मैं लिंक लगा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, देख लेंगे आप। तो हम बाकायदा जनरात लगा करके उनको सज़ा दिया गया। जनता ने कहा इसको मार डालो और मार डाला गया 3 आदमी को। बेशक उसमें एक बच्चा था, लेकिन वह भी उनके साथ था और उसका दोष साबित हो चुका था। इससे बौखलाया ये शासक वर्ग, थर्रा उठा था। इसी का प्रमाण है कि कितनी बड़ी चोट माओवादियों ने उन पर, इस हत्यारों के गिरोह पर किया था। बहरहाल एक बार जब फिर से एक आंकलन उठाया जा रहा है कि माओवादियों का नया महासचिव कौन होगा, तो ऐसा नहीं है कि माओवादियों के बीच में लोगों की कमी है, क्योंकि एक सर कटते हैं तो 10 सर और जुड़ जाते हैं। क्योंकि वे, उनका प्रभाव ही इस तरह से होता है, उनकी बातें ही इस तरह से होती है, सरकार इसी तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है कि लोग अंततः स्वतः ही हथियार उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और अगर उनके साथ में एक सहारा के लिए एक स्तंभ है, अगर एक वृक्ष है, अगर लोग उसमें सीधा करके जुड़ जाते हैं, तो उसकी तादाद और बढ़ती चली जाती है। अभी मुंगेर में भी, बिहार के मुंगेर ज़िला में भी इसी तरह से एक घटनाएँ हुई है, जहाँ पर इनकाउंटर हुआ है माओवादियों के एक कमांडो के टीम के साथ, स्क्वाड के साथ में या प्लाटून के साथ में, और उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि जिस तरह सरकार बोल रही थी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त कर देंगे, तो ये एक ऐसी बकवास है। ये वैसी ही बातें हैं जैसे कि मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, या फिर मोदी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा होना संभव ही नहीं है। यही एएसपी की हत्या के बाद ये चीज़ साफ हो गया है कि माओवादी शांति वार्ता की बात जो था कर करके इस बात को साफ साफ साबित कर दिए हैं कि सरकार शांति नहीं चाहती है। माओवादियों ने अपने महासचिव तक का शहादत दे करके भारी कीमत चुकाई है इस बात को स्थापित करने के लिए कि ये सरकार शांति विरोधी है, ये सरकार हत्यारी है, ये सरकार जो धूर्तों की सरकार है। अमित शाह मोदी का जो तंत्र है, यह हत्यारों की फौज है, इसका पेशा है हत्या करना। गरीबों और दुर्बलों की हत्या पर ही इसका संसार चलता है। महिलाओं का बलात्कार इनका पेशा है। आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि किसी तरीके से भी चीज़ को आप देखना चाहें अगर, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि कोई भी संस्था कितनी सुरक्षित है या कितना ज़्यादा लोगों के प्रति उसका कैसा भाव है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि यह देखना कि उस संस्था के साथ या उस विचारधारा के साथ महिलाएं कितनी तादाद में भरी हुई है, आए उनके बारे में क्या सोच रही है, कि महिलाएं किसी संस्था के बारे में क्या सोच रही है। अगर महिलाएं उस संस्था के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है या उसकी संख्या वहाँ अधिक है, तो निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि वह संस्था ज़्यादा बेहतर है। माओवादियों की बात करें तो माओवादियों के बीच 70% से अधिक जो तादाद है वो महिलाओं की है। यहाँ तक कि सेंट्रल कमेटी में भी महिलाएं हैं। सवाल यही उठता है, तो महिलाएं वहाँ हैं, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा सुरक्षित हैं, ज़्यादा महफूज हैं। और अगर वहाँ महफूज हैं तो निश्चित तौर पर एक वो संस्था बहुत ही बेहतरीन होगी जनता के लिए। जब महिलाओं के लिए बेहतरीन है तो आम जनता के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा। यह पैमाना है। ऐसी स्थिति भारत की किसी भी पार्टी में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो। महिलाओं की संख्या वहाँ पर उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में माओवादियों के पास साथ महिलाएं जाती हैं, उनके साथ महिलाएं काम करती हैं। ये एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव का रेखांकन इसी रूप में हो सकता है कि इसका प्रभाव न केवल देश के अंदर, न केवल समाज के अंदर, बल्कि इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय पड़ता है। यही कारण है कि ये डीआरजी जो लगातार माओवादियों पर क्रश कर रहे थे, जब उनकी हत्याएं हुई, उसके मुखबिरों की हत्याएं हुई या उनके परिवारजनों की हत्याएं हुई, जो उनके गिरोह में शामिल थे पैसे के बदले हत्या करने के लिए माओवादियों का,
से इस गिरोह में भी हड़कंप मचा है, टकराव बढ़े हैं और अब इस शासक वर्ग को यह भी डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डीआरजी के जवान जिसको हथियार दे करके वो लड़ने जंगल में भेज रहे हैं माओवादियों को मारने के लिए, कहीं वही डीआरजी फिर से पलट करके माओवादियों के साथ मिल न जाए और हमको हमला न कर ले। पहले ही बताया था कि ऐसी घटनाएँ कई बार हो चुका है, जिसमें कि कई बार लोग आत्मसमर्पण किए हैं और फिर से वो हथियार लेकर के भाग गए हैं या पुलिस पर ही हमला किए हैं। इसे भी इतिहास रहा है। तो निश्चित तौर पर यह डीआरजी जो पूरी तरह से माओवादियों के विचारों से प्रभावित थे, उनके साथ कभी काम कर चुके थे, अब जो है वो जब ये पुलिस के साथ रह रहे हैं और अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ रहने के बाद भी मौत सुनिश्चित ही है, जब यहाँ भी रह करके मरना है और वहाँ जाकर मरना है तो न्याय के साथ रह करके क्यों ना मरें, न्याय के लिए क्यों ना हथियार उठावें। अगर ऐसी भावना उनके अंदर बह रही है, अगर बहती अगर है, निश्चित तौर पर यही डीआरजी होंगे जो अमित शाह का ही मुंडी काट करके ले जाएंगे और इस संघर्ष को नई दिशा देंगे। किसी माओवादी के किसी महासचिव या किसी सेंट्रल कमेटी का कितना बड़ा वजूद है, ये उससे तय नहीं होता है कि वो महासचिव हैं या सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, बल्कि वो इससे तय होता है कि उनके नीचे कितने स्क्वाड हैं, जनता कितनी समर्थन में है, जनता की क्या स्थिति है। और इसलिए दिखाया गया है कि एएसपी की मौत के बाद चीज़ें पलट रही है। ठीक है कि माओवादी अभी मीटिंग की ज़रूरत उनको है, कम से कम उनको एक पूरी सेंट्रल कमेटी का बैठक होना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि नए महासचिव का चयन होना है। जब तक नए महासचिव का चयन नहीं होता है तब भी उनका काम में कहीं पर रुकावट नहीं आएगी, सारा काम चलता रहेगा। बस एक पद खाली रहेगा, पद खाली होने से कोई संस्था मर नहीं जाती है। वो संस्था जब भी अनुकूल परिस्थिति उसको मिलेगा वो बैठक करेंगे, अपने नए महासचिव का चुनाव करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उसको जगह नहीं मीटिंग करने का, या ये भी करना मुश्किल है, असंभव है कि वो लोग बैठक ना कर रहे हों। निश्चित तौर पर वो लोग भी बैठक कर रहे होंगे और अपने नए महासचिव चुनाव करेंगे। और नया, जैसा कि कहा जाता है कि जब भी कोई नया चेहरा बनता है महासचिव, तो उसका असर भी उसी तरीके से तेज़ी से फैलता है और उसका प्रभाव भी बहुत ही विकराल रूप में सामने आता है। बासव राज की शहादत के बाद यह एक नया बदलाव जो नए महासचिव के आने के बाद होगा, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं क्या होता है। और जिस तरह से ये सरकार फिर से एक बार डीआरजी को भेज रहा है, मुझे डर है कहीं ये डीआरजी उनका ही सर काट करके माओवादियों के पास लेकर ना पहुंच जाए। देखते रहिए कल क्या होता है, और कल का जवाब तो कल ही मिलेगा आपको। आज की स्थिति यही है, चीज़ों को देखिए, महसूस कीजिए, समझिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो आर्थिक मदद भी देने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।